शुरू करते हैं। बिफोर वी डिस्कस, मैंने असल में पिछले एक दो हफ्ते से काफी टाइम जो है वो ये जो क्वांटम वॉक बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं इनको समझने पे लगाया है। एंड आई एम नॉट फुली कॉन्फिडेंट इवन टुडे कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इज इट एक्यूरेट और नॉट। तो होपफुली फॉर एवरी एल्गोरिथम देयर आर टू पार्ट्स। वन इज व्हाट इज द एल्गोरिथम। ठीक है, वो तो हम उम्मीद है कि समझ लेंगे कि एल्गोरिथम है क्या। बट द सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज के व्हाई डज दैट एल्गोरिथम वर्क। ठीक है, नॉर्मली हम अब तक जो है वो ज़ाहिर है उसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करके तो एनालाइज करते रहे हैं। बेसिक एल्गोरिथम सबको ऐसा कर सकते हैं, बट जो हायर लेवल एल्गोरिथम्स हैं जैसे क्वांटम वॉक वाला भी हम ये और देखेंगे, देन वी स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स। तो होपफुली थोड़ा सा क्लियर तो होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा जो हैरान हुआ हूं ना कि जैसे कुछ लोगों ने सवाल भी किया कि लोग 2003-4 में ये एल्गोरिथम डेवलप कर रहे थे जबकि क्वांटम कंप्यूटर्स अभी जो है वो बनने शुरू हुए हैं। एंड दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। असल में आपको अगर आप क्वांटम एल्गोरिथम पे बुक्स ढूंढने की कोशिश करें ना, स्पेशली एडवांस क्वांटम एल्गोरिथम पे, यू वुडंट रियली फाइंड मोर देन अ कपल ऑफ। एक नेल्सन चुआंग की बुक है, इसके अलावा और दो चार किताबें हैं जो कि असल में नेल्सन चुआंग से भी ज्यादा बेसिक एल्गोरिथम को कवर करती हैं। बट किसी भी एडवांस जो एल्गोरिथम है उनको कवर करने पे कोई होलिस्टिक बुक नहीं है। लेक्चर नोट्स हैं कुछ लोगों के, उसमें एंड्रयू चाइल्ड के नोट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से तलक वो प्रोफेसर रखता है। वो बहुत ज्यादा फिजिक्स वालों में कंडेंस्ड नोट्स हैं। अलबत्ता उनमें तकरीबन सारे जो एल्गोरिथम्स हैं वो उनको बड़ा हायर लेवल पे किया हुआ है। फिर इसके अलावा और भी कुछ लोगों के नोट्स हैं। लेकिन अगर आप क्वांटम वॉक पे बात करें तो देर आर एक्चुअली 3-4 बुक्स, फुल बुक्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर क्वांटम वॉक बेस्ड एल्गोरिथम्स, जो कि क्लासिकल रैंडम वॉक्स को भी कवर करती हैं, क्वांटम वॉक्स को भी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑन क्वांटम वॉक एल्गोरिथम। लेकिन इसके बावजूद इट टुक मी आई थिंक इवन मोर देन 2 वीक्स। मैं पिछले बल्कि हफ्ते डेढ़ से आई एम कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट, आते जाते रात को हर वक्त कि ये एल्गोरिथम काम कैसे कर रहा है। एंड आई वाज नॉट इवन कॉन्फिडेंट टिल द मॉर्निंग के एल्गोरिथम क्यों या कैसे काम कर रहा है। क्वांटम वॉक एल्गोरिथम जो आज हम पढ़ेंगे, जो हमने डिस्कशन जिसकी शुरू की थी, वही उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो लेकिन जस्ट इन द लास्ट 15-20 मिनट्स आई think that I have figured out why it works. So unfortunately, I don't have access to anybody almost जिससे मैं कोई डिस्कस कर सकूं जी कि ये एल्गोरिथम है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो रीडिंग डिफरेंट लिटरेचर, हर बंदा जो लिखता है, सो पीपल एज्यूम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और शायद इस वजह से हर बात जो है वो पूरी नहीं लिखी जाती। एनीवे तो आज हम जो है इस क्वांटम वॉक एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। एंड आई डू इट इन टू पार्ट्स। पहले तो आई जस्ट टेल यू व्हाट द एल्गोरिथम इज। ठीक है, by taking an example of a specific walk. So hopefully from that you will know the basic contour of algorithm, and then we will discuss why that algorithm works and why it is in particular way. वो जो कॉन्फ्रेंस की बात करें उसमें ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेजॉरिटी लोग ना क्वांटम ऑप्टिक्स और क्वांटम इंफॉर्मेशन के थे। क्वांटम कंप्यूटिंग का मुझे तो याद पड़ता है एक आध ही बंदा था। हाँ, सो जी जी बिल्कुल। सो देर आर वेज लेकिन पहले इंसान की कुछ किताबें हैं, तो लेट्स बैंग योर हेड विद द बुक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अब ये है कि आई थिंक दैट आई हैव अ फेयरली गुड आइडिया दैट why the algorithm is given in a certain way, and my hope is that by the end of the lecture you also get that idea that what is the algorithm and why it works. Okay, so
लेट्स स्टार्ट। और पहले जो है, let me just discuss one concept quickly from the random walk, classical random walk. That if you have a graph, for example, something like this, it might be connected in a certain way, and then you have a random walker. So आप कहीं से भी, and there's nothing, no, vertex is marked. So initially जब आप शुरू करते हैं, you can start, let's say, from anywhere, let's say from this one. तो ज़ाहिर है इस पे होने की probability ज़्यादा है, यहाँ पे होने की probability कम है. And then after one step, you have a little bit more probability of, let's say, being here and here, but zero here and here, and slightly now smaller here. But after the next step, there is some probability of you being here or here or here, and then little bit higher here, and then even, less here. And after a while, when you keep taking steps, तो बजाय किसी जो पर्टिकुलर पोजीशन आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दैट, लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो आफ्टर अ व्हाइल यू विल रीच व्हाट इज कॉल्ड अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन. दैट अगर आपका कंप्लीट ग्राफ है, दैट ऑल ऑफ द एजेस आर कनेक्टेड and the transition probabilities are one between all edges, so that stationary distribution is a uniform distribution. ठीक है. In general it may not be a uniform distribution. ये है कि all of them have equal probability. ठीक है. But अगर आपके connections किसी खास way में है तो that uniform distribution may be somewhat different from a uniform distribution. But I think it's not a bad idea if you picture the stationary distribution as a uniform distribution in your mind. Or when you have reached that uniform distribution, and that will only happen on a finite graph, by the way, because if you're infinite, then even after a finite number of steps, the points that are far away on the graph, they are still have to be reached. So उसमें नहीं, लेकिन अगर आपके पास finite graph है, तो after uh, a certain number of steps, you will reach the stationary distribution. और उस stationary distribution के बाद, when you take up one step, the probabilities don't change, because you are already equally likely to be on each of the index, and then from each of the index, if you take a step, the probabilities are not going to change. जी नहीं, मैं तो अभी ये जनरल बात कर रहा हूँ कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन वो होगी कि व्हेन यू टेक अ स्टेप द प्रोबेबिलिटीज डोंट चेंज. और अगर आपके पास कंप्लीट ग्राफ है दैट एवरी एज इज कनेक्टेड, then that essentially means that all the probabilities are equal. And then when, और चूंकि सारे सबके number of edges भी same है, you take one step, क्योंकि सबकी वो आप यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे equal probability के साथ हर जगह पे आप you take a step, the probabilities are going to be the same. So the uniform distribution is essentially a distribution that after that, when a walker takes a step, the probability distribution doesn't change. In other sense, if you represent your operator with a Walker P, and let's say that uniform distribution state is U, this is an eigenvector with an eigenvalue of 1. कि वो जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसके बाद आप स्टेप लेते हैं, लेट्स से दिस W is your operator that represents the Walker, ठीक है. तो आफ्टर अगर आप, चूंकि वो चेंज नहीं होती, इसका मतलब दिस हैज टू बी एन आइगेनवेक्टर विद एन आइगेनवैल्यू ऑफ 1. और अगर आप फेज की बात करें तो दिस इज एन आइगेनवेक्टर विद अ फेज ऑफ 0. परफेक्ट. सो लेट्स लीव इट हियर. तो ये इसके बारे में सुभान आपको समझ आ गई ये बात? ठीक है. हाँ, मैं लेट्स से यू स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, सपोज आप यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है. देन ऑफ कोर्स यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बाकी जगहों पे कम है. So after a while, that probability will diffuse to all the vertices, and that's the stationary distribution. नहीं, probability distribution में तो जीरो चेंज होगी. आप पोजीशन को ना सोचें,
ठीक है, वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, देयर विल बी एब्सोल्युटली नो चेंज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, नहीं देखिए उस केस में जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगी, बट इफ दे आर नॉट, यू नो, इफ इट इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगी, बट इट वुड बी सम स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एक्चुअली I'll write the expression, general expression for the stationary distribution as well. ये देखिए ना आप, फिर आप वॉकर एक पर्टिकुलर स्टेप की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हैं तो ऑलरेडी यू हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हियर 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 और हियर। हाँ, लेट्स टेक यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अब ऑलरेडी अब अगर यहाँ पे है तो यू कैन गो हेयर और हेयर और हेयर और हेयर, ठीक है। तो so in the uniform you're okay. So in the sort of a general graph we can imagine a distribution. तो उसमें भी आप जो तरह से कह रहे हैं वो चेंज आएगी। So let's keep doing that change. So अगर वो चेंज आता है इसका मतलब है you still have not reached the stationary distribution. क्यों? हाँ, मैं लेट्स से ये ले लेते हैं। हम्म जी जी जी। हाँ, मैं फर्क है कि कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी है, सपोज जी जी। नहीं लेकिन कैसी होगी, देखिए फर्ज करें आप अब यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, यहाँ पे होने की लेट्स से 0.4 है, यहाँ पे आई डोंट नो 0.2 0.2 इस तरह से ले लेते हैं समथिंग। तो अब यहाँ पे आपकी होने की ये प्रोबेबिलिटी है, लेट्स से यू हैव सम प्रोबेबिलिटी ऑफ जंपिंग दिस वे एंड देन यू अगेन यू हैव सम प्रोबेबिलिटी ऑफ जंपिंग दैट वे। तो जीरो तो होने का चांस नहीं है। नहीं देखें आप वही ना, आप साहब ने हर एक को एक ही स्टेप में सबको कंसिडर करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब श्रेष्ठी में तो और मैं इधर हूं, ये नहीं कह सकते। आप श्रेष्ठी में हैं तो आप इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, ठीक है। एंड देन यू टेक अ स्टेप। सो यहाँ पे है तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपने करनी है। सो अ वॉक स्टेप इज लाइक हैपनिंग एवरीवेयर, ठीक है। क्योंकि हम किसी एक वॉक के इंस्टेंस को नहीं देख रहे, हम अब वो जो पूरी जो पॉसिबल सारी चेन्स हैं उनके एवरेज को देख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस आई थिंक is at the heart of you know this method that we are going to discuss, and let's think that ab let's come to quantum walks. So जो quantum walk है, last time we discussed that you know it happens in a certain way that you have a quantum coin और उसके जो number of faces and they're equal to the number of edges. So it depends on the graph, and then based on the coin you can take a step, and the step is usually the, you know, the interchange of probabilities sort of that. So, और ज़ाहिर है बहुत सारी ऑप्शंस हैं, अगर आप लिटरेचर देखें पीपल हैव एक्सप्लोर्ड हेडामॉड कॉइन, ग्रोवर कॉइन एंड मेनी अदर कॉइन्स। और इसी तरह जो स्टेप्स हैं, you can think of more ways of updating the probability distribution. But let's take a concrete example of a hypercube, because I think example will show you one particular way, तब आप जो ज्यादा जनरल है या अदर मेथड्स हैं उनको भी समझ सकते हैं। सो हाइपरक्यूब, लेट्स से अगर 4D हाइपरक्यूब की बात करें, सो
इसको 0 0 0 स्टेट लेबल कर लेते हैं. सो दिस इज 0 0 1. सपोज 0 0 1 0 0 1 0 0 edge. So 1 0 0 0. Then 0 0 1 1 0 1 0 1. एक और होगा शायद. तो ये वर्टिसेस है. तो इस तरह से ये कनेक्टेड होता है. ये 0 0 1. So this will be connected to only this. इसको कनेक्टेड है और इसको कनेक्टेड है और इसको कनेक्टेड है. ठीक है. ये नहीं, ये 3 को कनेक्ट है. किधर ये टोटल 4 को हो गया. इसी तरह ये भी जो है फिगर आउट कर लें. एंड देन यू कीप गोइंग until that vertex. So आपका हर वर्टेक्स जो है वो 4 दूसरे वर्टेक्सेस से कनेक्टेड है. वो 4 हैं जिनका इसके साथ एक बिट का फर्क है. ठीक है. एंड चूंकि अब हर जो वर्टेक्स पे आप हैं तो यू कैन हैव 4 ऑप्शंस. सो आपका जो कॉइन है इट शुड हैव 4 फेसेस. 4 फेसेस मीन इट शुड हैव 4 स्टेट्स. ठीक है. एंड let's say we take the Grover coin. So a Grover coin is a coin that, let's say, मैं इसको पहले बना देता हूं. तो ये जो है ना, ये वाला कॉइन है. With this S is the equal superposition state over the 2 qubits. ठीक है. और आप इसको हमने इस तरह को एनालाइज भी किया हुआ है. ये बेसिकली वही हेडामार्ट और ये यूएफ नॉट है. आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 0 0 हो तो ये उसको माइनस साइन देता है और 0 0 को ये दे देगा प्लस साइन और 1 1 को माइनस साइन दे देगा. 0 1 को भी प्लस साइन, 1 0 को भी प्लस साइन और 1 1 को ये माइनस साइन दे देगा. ठीक है. सो हमें यूएफ नॉट से यूएफ नॉट जो है वो 0 0 को साइन देता है. वी माइट नीड एन एक्स हियर, राइट. क्योंकि ये 1 1 को फेज देगा माइनस साइन. क्योंकि कंट्रोल जी है ना, कंट्रोल जी 0 को फेज 1 को फेज देता है अगर दूसरे वाला 1 होता है. ठीक है. तो ये 1 1 को माइनस साइन देता है और 0 1 1 0 0 0 को प्लस साइन देता है. ठीक है. तो आप यहाँ पे एक एक एक्स एक्स डाल लें. So this becomes this other Grover coin, but this can also work, by the way. So this is a coin that essentially does the flipping part, that we get a superposition state. एक simpler coin भी होता है, इसको कहते हैं Hadamard coin. It is just this. So a Hadamard coin, अगर आप this just gives the superposition of all of these states. So यहाँ पे हमारे पास 4 possible states हैं. 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1, and we can choose the way we assign them, different probabilities. Anyway, so we have this Grover coin, and then let's say we have 1 2 3 4 qubits that represents these vertices, all of these vertices. ठीक है. क्यों? क्योंकि let me give them some V1, V2, V3, V4. क्योंकि ये 0 0 0 जो है वो एक ये वर्टेक्स हो जाएगा, 0 0 1 दूसरा, एंड सो ऑन. तो चूंकि ये
सारे वर्टिसेस 4 बिट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है विद 4 qubits I can represent the states of all vertices. And we can define the walk in this way, that suppose I want to flip this qubit if this is 1 1. So for the state 1 1, so we flip this bit. If the state is let's say 1 0, so these are the control. Let's say we flip this one. If the state is so ये 1 1 पे flip होगा, ये 0 1 पे, और अगर ये है 0 0, तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे. So let's say this flips this bit, and then let's say we flip this one if ये यही तो नहीं बन गया फिर, ये पहले वाला था. हाँ, क्योंकि x x x x है, तो ये 0 0 पे हो गया, 1 1 पे हो गया, ये हो गया 0 1 पे, ये 1 1 पे 0, ये नहीं लगेगा. ठीक है, but then let me put just an x here. ताकि एट द एंड यहाँ पे जो स्टेट है वो वही हो जो यहाँ पे है, ताकि ये एक्स एक्स है, ये भी एक्स एक्स है, सो जो ये पॉइंट स्टेट है इट रिमेन्स अनअफेक्टेड. So this is essentially equivalent to the shift type of operation, that you are thinking that okay, suppose यहाँ पे जो state आ रही है वो है 0 1 1 0 something, so you are one of the you are at one of this index. So इनमें से कोई भी जो एक ऑपरेशन है, this will only shift to its allowed neighbors. ठीक है. So this part of the step, ये जो walking step है, this is specific to each and every problem. क्योंकि it depends कि कौन कौन सी walk operations आपके given graph पे allowed हैं, और जैसे ये hypercube में सबका weight भी 1 होता है, that you are allowed to transition with equal probability to every side. अगर आपका कोई ग्राफ ऐसा हो जिसमें ये probabilities different है, then you will have to think about incorporating that thing here. And if it's a very irregular type of graph, then you will have to think about all possibilities of implementing that. So it's not a trivial process, but in principle you can figure out a way of implementing your graph towards this thing. Okay, so and all of this constitutes one step of the walk. On the other hand, this is our Walker operator, your walk operator, and this is going to be specific to each of the graph. And you can see that in general, I can represent this walk operator as composed of shift. If I call this part the shift, and that's how the terminology is used in literature, and that's the coin part. So coin is only acting on the coin space. So in general, we can represent our state psi as a sum of basis states of this type. We can have a position space and then a coin space. So this state lives in a Hilbert space, which is the product of the position space and the coin space. इस hypercube के केस में अगर this is like 2, जैसे ये special है, और this is dimension 4. Okay, so and then we have this coin operator. So coin, we can write it like this, that it is identity on the position space, but it could be Hadamard or more common Grover type coin like this, that it only acts on
on the coin space. And then this shift operator, actually for this hypercube, we can sort of define it like this, that if I define my coin state with some letter C, and then my position space with some letter X, then so C, X, this goes to C remains as it is, coin state doesn't change. At the end, we have the same, but the position is, XORed with this sort of vector that corresponds to this, coin state. That's what we are doing. We are XORing the input state with some of this thing. But this and some over all axis, overall positions. This generally, is written many ways. Some people would just write it like this. Where they're using this X and Y to represent indexes. But essentially, and they call it shift operator in the same sense as हम वो कह रहे थे कि amplitude आप ये probability इधर assign कर दें, ये इधर assign कर दें. So that's equivalent to shifting the positions of the vertices. But the important thing is that this operation is specific for each graph, and it depends on the coin, because the coin state, for example, for this hypercube is being XORed with the vertex state. Okay, so this is our walk operator. So let's come back here. The next question is, how do we use it to, let's say, construct an algorithm? Suppose a search algorithm. Potentially, you can use this quantum walk based algorithm for something other than search as well. But let's now specialize it to a search algorithm. और उसके लिए we will use a methodology similar to the Grover's search method, where so search using quantum walk. So now we understand that we have an operator W that takes one step of the quantum walk. And in general, it depends on the choice of graph that you have. And अभी थोड़ी देर में जरा general बात करूंगा, then we'll come back, specifically for this circuit. So suppose we have this operator, let's call it walk operator, which takes one step of the quantum walk. And now, अगर आप if you want to use it for deriving a search algorithm, the algorithm is this, that you we essentially use what is called the amplitude amplification. Okay, so that's what we want to do. We want to use the amplitude amplification for finding our marked index. We have any graph, and there is some index which, let's say, are marked, and we want to find them. So the algorithm is this, that you, in one step, you query the oracle. So this essentially, marks your vertex, जो आप find कर रहे हैं, it gives it minus sign, and then you apply reflection about uniform या stationary state U. And the logic is this. आप अगर ग्रूवर मेथड को रिकॉल करें तो वो क्या था? We had omega perpendicular, omega जो हमारी initial state थी, it was this state, so equals position state. दो स्टेप पे हम इसको एम्पलीफाई कर रहे थे. एक स्टेप था, we passed it through the oracle, और वो just
इन स्टेट्स को मार्क करती थी W को। तो इसका मतलब है अगर इसको वेक्टर इमेजिन करें, इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इसका है W परपेंडिकुलर के अलॉन्ग और एक कंपोनेंट इसका है W के अलॉन्ग। तो जो ऑरिकल है वो बेसिकली इस W को -W में कन्वर्ट कर देता था। एंड अगर ये हम एंगल थीटा पे हैं, सो वी विल गो टू अ स्टेट हियर एंड देन वी पास इट थ्रू दिस circuit, which is nothing but a reflection around this equal superposition state। कि जैसे ये एंगल 2 थीटा ना, तो आफ्टर दिस अगर ये एक्सिस को भूल जाए, ये इसके साथ एंगल 2 थीटा, तो इसके अराउंड रिफ्लेक्शन होगी, तो वी विल गो टू दिस स्टेट। सो ये 2 थीटा, ये 2 थीटा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप भी बिल्कुल ऐसा ही। सेकंड स्टेप में क्या होता है, दिस इज अगेन मार्क्ड एंड वी फ्लिप टू दिस। अब ये एंगल कितना होगा, ये थीटा, जैसे क्योंकि ये 3 थीटा ना, इसके साथ इसके अराउंड मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो 3 थीटा, ये भी 3 थीटा आ गया। एंड आफ्टर द सेकंड स्टेप वी अगेन रिफ्लेक्ट थ्रू दिस। इसके थ्रू नहीं कर रहे, फिर उसी के एस के थ्रू कर रहे हैं। ओके, एस के थ्रू करेंगे तो ये एंगल टोटल 4 थीटा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन we go to a state which has an angle 4 theta with this one. So essentially this is 2 theta and then again 2 theta. So each time we do two things. When we query the oracle, we reflect through omega perpendicular. And when we do the other part, we reflect through this uniform superposition state again and again. Or reflection क्या है? Reflection, let's understand reflection again. के चले कलर चाक कहीं पीछे पड़े हुए। रिफ्लेक्शन जैसे यहां पे हुआ है कि जो कंपोनेंट आपके वेक्टर का उस एक्सेस के अलोंग है जिसके अराउंड आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसको आपने नहीं छेड़ना। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको माइनस साइन दे देना। द सेम थिंग हैपेंस जब आप रिफ्लेक्शन अराउंड एक्स करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये स्टेट थी तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो इसके अलोंग है और एक इसके परपेंडिकुलर है। तो जब रिफ्लेक्शन करनी है तो आपने एसेंशियली जो ये कंपोनेंट है इसको नेगेटिव कर देना, तो उससे रिफ्लेक्शन अराउंड एस इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है बात? सो रिफ्लेक्शन इज नथिंग कि जिस एक्सेस के अराउंड भी आपने रिफ्लेक्ट करना है ना, जो कंपोनेंट उसके अलोंग है उसको कुछ नहीं कहना, जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है उसको आपने उसका बस साइन चेंज करना है। सो विद दिस सिंपल स्टेप वी कैन डू द रिफ्लेक्शन। और ये मैं इसलिए समझा रहा हूं असल में कि अब हमने रिफ्लेक्शन इस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है इस लॉजिक के तहत, इसलिए कि अगर तो आप एम्पलीट्यूड एम्पलीफिकेशन को रिकॉल करें जो हमने लास्ट टाइम देखा था, तो हमने कहा था अगर हमें एक्सेस है किसी ऐसे ऑपरेटर की which when acts on zero state gives us something, I don't know, bad plus इस तरह की कुछ स्टेट देता, तो we can amplitude this thing by using Q A UF naught A inverse, right? But for this we need to know this operator W, operator A. But the good news is that we can actually reflect around this state even if we don't know this operator A. And that's why actually it took me a lot of time to really understand how the amplitude amplification is happening and why it is happening at all anyway. Okay, so इसको समझ रहे हैं कि अब भी हम amplitude amplification ही करेंगे, which is the end goal of working with this. और हम डायरेक्ट वो ग्रूवर वाला तरीका इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसको हमने जनरलाइज भी किया हुआ है कि फॉर दिस टू वर्क यू नीड एक्सेस टू दिस ऑपरेटर ए। और ये जो आपका W ऑपरेटर है दैट इज नॉट दैट ऑपरेटर। हाँ, अगर आप इफ यू कैन फर्स्ट वर्क आउट बाय आई डोंट नो अप्लाइंग W सम नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर इंप्लीमेंटिंग द एल्गोरिथम एंड सीइंग जीरो से लेके हाउ लॉन्ग डज W टेक to take you to the uniform superposition state, then you can take that operator as your A and then apply the amplitude amplification on that. ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है। You start from 0 0 state and then you keep applying this operator
potentially several number of times, and then you reach a uniform superposition a state where you can express it in this way, like a uniform superposition state basically. और क्योंकि ये हमें पता है कि दिस इज यूनिफॉर्म सुपरपोजिशन स्टेट ही हमने बाइफिकेशन की हुई है, and then you can use that operator as A and then apply the amplitude amplification. But we will discuss a method. This may we can work with just one step of the walk and then apply the amplitude amplification. And let's see how. Okay, so before I do that, let me discuss the uniform distribution. So suppose we have our vertices, pairs of vertices like this xy in general. So this is one vertex, this is the sort of the other vertex. Then I can write the uniform superposition state like this: 1 over n x tx, where this and the sum is from 0 to all vertices n minus 1. So जो हमारी uniform superposition state है over the graph is going to be given by this, because this x is the is each of the vertex, and then this px is defined in this way. So px state is sum over all edges or all vertices that are connected to x. So this is from, so ये जो y का sum है, this is over all the edges basically. और ये जो pxy है, ये जो probability matrix है classical random walk का, उसका square root है. ठीक है? So this is just a special way of writing. For example, अगर आप ये इसकी बात करते हैं हाइपर क्यूब की, तो ये सम जो है दिस गोज फ्रॉम 1 to 4 because there are 4 edges. और जो ये सम x है दिस गोज फ्रॉम इस केस में जैसे 4 है, so this goes from 0 to 15 because there are 16 vertices and each vertex, अब इस केस में this would just be 1 over 4. ठीक है? क्योंकि probability of transition from this vertex to any of them is 1 over 4 and the amplitude is 1 over 4 square root. Okay, so just to make it clear that this sum over y is over all the edges and this pxy, so this is coming from the problem. क्योंकि जब आपको problem specify किया जाता है, so you're essentially specified a few things. एक तो vertices, उनके connections, और तीसरा जो what is called adjacency matrix या probability matrix के हर एक जो edge है उसकी कितनी probability of transition है. Usually it's all equal, then you can just take it जैसे इस case में it would be just 1 over 2 because this is the amplitude that we need here. So ये जो px है, this is the uniform probability over all the edges, and then this is the distribution over all the vertices, and this you can now see is the uniform probability distribution. Okay, so if this is the uniform probability distribution, I can divide it into two parts. Suppose we have a set M which has some element vertices, M vertices which are marked. So then I can break this sum into two parts: 1 over n square root when x belongs to not belongs to this set, and when x belongs to this set. So I just ये जो sum है इसको दो parts में divide कर दिया. अब जो है I can
मल्टीप्लाई n माइनस वन यहाँ पे और n माइनस वन यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन m ओवर n स्क्वायर रूट, और फिर यहाँ पे जो कुछ बनता है लेट मी कॉल इट सम स्टेट b, और यहाँ पे लेट्स पुट m here and m here, ये बन जाएगा m ओवर n, and whatever is left let's call it state g, where state b is for bad 1 over n minus m, and then x naught m x px, and this g state is, you know, the usual 1 over m, x belongs to m x px. अब देखें ये जो u state है, ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट है, it has a certain amplitude of being the good state and certain amplitude of being a bad state. ठीक है, गुड स्टेट का मतलब है इसमें वो वो वर्टिसेस हैं विच आर मार्क जो हम फाइंड करना चाहते हैं. अब देखें, अगर तो आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर हो विच कैन टेक यू फ्रॉम जीरो टू दिस स्टेट, then we can just use that operator in our amplitude amplification routine and we are done, because all we need to do is, you know, increase this probability of this state. Lekin we don't have that operator, but we do have a part of that in a way, which is our w operator. Just us case mein this w is written here, so I'm not able to, you know, in general this w can only be specified to like this, because this would be specific to each graph and each of the coin that you take. So we have access to this w operator. So we have access to that, but we want to apply amplitude amplification such that this state gets, this amplitude gets higher and higher. So what we do, we use this idea जो कि हम यहाँ पे discuss कर रहे थे. We have to think of a way that we are able to, first of all, जो ये रिफ्लेक्शन है इस स्टेट के गिर्द, ये तो आप देखते हैं कि आसान है. ठीक है, जस्ट आप अगर जो अपना ऑरेकल है उसको क्यूरी भेजेंगे तो इट विल फ्लिप द साइन ऑफ दिस स्टेट. सो रिफ्लेक्शन अराउंड दिस ओमेगा परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पे अब असल में ये मैंने बी से कर दिया. सो नो दिस इज आवर बी स्टेट एंड दिस इज आवर जी स्टेट. सो जो बी के अराउंड रिफ्लेक्शन है, दिस इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय जस्ट द ऑरेकल. And then we have to think of a way of now implementing reflection around this state U. And that's very easy, actually, at least in theory. So yahi pe likh lete hain, because this is just, so the first part, which is the reflection around B, is given by the oracle. The reflection around U hai, I can do it in 2 steps. Find phase theta so let me simplify it. Find eigenvalues of W and give minus phase if eigenvalue lambda is not equal to 1. So in those steps में we can do that. कि हम ये जो ऑपरेटर W है इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने क्वांटम फेज एस्टिमेशन एल्गोरिथम के अंदर, और जो आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यूज का मतलब है फेजेस फाइंड करेंगे, और जिस स्टेट की जो आइगन वैल्यू है वो 1 होगी, उससे माइनस साइन देना या उससे नहीं देना. आइगन वैल्यू 1 का मतलब है कि यू हैव दिस सिचुएशन. क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेफिनेशन इज द वन फॉर दिस, you know, regular graph which has an eigenvalue of 1. तो हम ये जो W ऑपरेटर है इसको जो भी स्टेट साई होगी
लेट्स से लेट मी डू इट हियर. सो अब देखें, ये जो हमारा वॉकर पार्ट है, ये जो यहां से स्टेट देगा, दिस इज अ जनरल स्टेट साइन. ठीक है, जो आफ्टर वन वॉक है. एंड देन वी एसेंशियली apply a quantum phase estimation on this. तो quantum phase estimation देंगे तो we will get a state which is sort of a sum of eigenvectors. Okay, और जो इसके जो भी एम्पलीट्यूड आ जाएगी, because every state can be written as sum of these eigenvectors. And then इनमें से जो eigenvector जिसकी eigen value 1 होगी, उस पार्ट का हम साइन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? उसका नहीं करेंगे, दूसरे का करेंगे. And all of these eigenvectors are orthogonal. So इसको आप लिख लें, eigenvectors that belongs to the set. So बल्कि eigenvector that belongs to the set U plus eigenvectors that don't belong to this set U. तो इसका हमने साइन चेंज कर देना. सो इसका साइन चेंज कर दें, इसको माइनस साइन दे दें, और that will implement reflection around U. And we will keep doing it. How many times? We already know कि अगर आपकी ये सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, so you can put this part equal to sin theta, and we know जो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने वो अप्लाई करना है, वो ग्रूवर से आप उसी तरह से कंप्यूट करेंगे. So we repeat this part r times, and r can be computed from that amplitude, which is just the ratio of marked elements to that. इस तरह में वही exactly जो ग्रूवर में हमने कंप्यूट किया था, ये r वही है, but we now have to do it in a different way. अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है, आई होप के यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैंने साइन चेंज नहीं करना जिस आइगन वेक्टर की आइगन वैल्यू 1 है, और चेंज करना है जिस आइगन वेक्टर की आइगन वैल्यू 1 नहीं है. दिस इज इक्विवेलेंट टू डूइंग द अपोजिट. हम उसका साइन चेंज कर लें, उसका ना करें. ठीक है, क्योंकि ओवरऑल माइनस साइन का फर्क पड़ जाएगा ना, तो दैट डजंट डू एनीथिंग टू us. That's just a global phase. लेकिन उसका फायदा ये है कि now I will have to make my algorithm say that change sign when theta is 0, where theta is this iota theta. So हम quantum phase estimation implement करेंगे W पर, और उस वक्त उन states की जो sign है चेंज करेंगे for which the phase is 0. So let me draw the algorithm here. So this is how it's going to work. So we have this is our oracle Q, and then we have a coin space. Coin space is also usually initialized to equal superposition, and then we now implement. So let me now have some qubits for theta. और जो ये qubits है और जो यहाँ पे oracle की output है, इनको और coins को लेकर let's implement quantum phase estimation. Okay. अब क्वांटम फेज एस्टिमेशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर let me draw the block here. तो क्वांटम फेज एस्टिमेशन में Hadamard, ये ऑलरेडी आपको सर्किट का पता, but let me just revise it. So then this W operator controlled by this, then W square all the way to
जितनी भी आप बिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये थीटा आई के लिए 2 power i - 1 कंट्रोल्ड बाय दिस, और यहाँ पे we will have Fourier ट्रांसफॉर्म इनवर्स, एंड देन यहाँ पे हमारी जो है वो फेज आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे सर्किट इंप्लीमेंट करना है कि a control actually with holes. So when the phase is 0, just let's say यहाँ पे हम एक ना auxiliary qubit ले आते हैं। Let me start it with the 0 and put let's start it with minus actually. इसको माइनस स्टेट में शुरू कर लेते हैं, तो उससे ये होगा कि ये जो auxiliary qubit है, अगर इस पे हम एक XOR लगा देते हैं जो कि इन के सारे के x कंट्रोल पे बेस्ड है, तो जब ये फेज 0 होगी तो ये जो माइनस स्टेट आ रही है ये माइनस के साथ हमें एक माइनस साइन दे देती है, सो दैट माइनस साइन इज नाउ अप्लाइंग एवरीवेयर, ठीक है, एंड विद दिस स्टेट एज वेल। तो ये माइनस आ गया। अब हमने ये काम तो कर लिया, माइनस साइन जो है वो अपनी जो स्टेट हमें ये एक क्वांटम वॉक स्टेप से मिली थी, तो बेसिकली यहां से वो हमें मिल गई है, उसको हमने माइनस, लेकिन ये जो QPE वाला पार्ट है, दिस हैज इंट्रोड्यूस्ड सम एडिशनल थिंग्स इनटू इट, स्पेशली अब जाहिर है जरूरी नहीं कि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट जब हम मेजर कर रहे हैं तो हमें थीटा 0 एग्जैक्ट मिले, क्योंकि हमें पता है कि जो फेज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड अ सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स, and if the phase is not exactly integer, we will have only an approximate value here. So to reverse the impact of all of this on these bits, we will actually implement QPE inverse as well. So the next block is QPE inverse, ताकि हमने जो भी वो U के गिर्द फ्लिप करने के चक्कर में जितनी कंप्यूटेशन की है वो सारी हम रिवर्स करें। क्यों? क्योंकि हम so यहाँ पे we need to have a Walker step here, so a W step here, so we queried, we applied a walk step, and then we flipped. So ये जो block है, this actually flips around U. और ये कैसे flip कर रहा है? We did QPE and put a minus sign because with using an auxiliary bit, and then I'm undoing whatever computing we did onto this walk step, so that after जो भी state यहाँ पे थी वही state I want here, except that the state which was orthogonal to U has a minus sign. हमने यही करना था। इसके बाद जब हमने हाँ, so जब हमने एक walk step लिया है, so we wanted to flip around U, तो जिसका मतलब है कि जो U के ऑर्थोगोनल स्टेट है उनको माइनस साइन तो वो दे देगा, लेकिन बाकी सारी कंप्यूटेशन को रिवर्स करना है, so that we can start over again, we query the oracle, we do the walk step, and then we do this QPE and so on, and we repeat it as many times as we want, and then we will stop after R and then measure our these 4 qubits. So ये जो 4 हैं इनको एंड पे हमने measure करना है, and we will have a vertex that has been marked. So to summarize, एक जो चीज हमने सीखी है वो ये कि we now have a way of applying amplitude amplification even when we don't have access to the full operator that we are trying to amplify the amplitude of a good state. और जो दूसरी चीज ये है कि we now have another way of implementing search algorithm on a graph, which is actually more general than Groover, because Groover's algorithm is only for a complete graph. So basically, what amazes me the most कि जो Groover का algorithm है,
that has almost all the good things in it right from the start. Or you can actually think of Grover as a quantum walk algorithm as well, that do all of these things without this elaborate circuit. तो उसमें वो जो आपको पता है ग्रूवर में क्या होता है, coin after first Hadamard you have an oracle and then you have that Hadamard UF naught Hadamard. So वो जो Hadamard UF naught Hadamard है, that is essentially this coin, ठीक है, जो हमने यहाँ पे implement किया. So ये वो है UF naught Hadamard Hadamard. So the coin, और चूंकि ये complete graph है, so complete graph में ये होता है कि आपके number of edges for each vertex and total number of vertex are the same, right? क्योंकि हर vertex हर दूसरे से जुड़ा हुआ है. And it means के you need same number of qubits to represent the edges, edges on each vertex and the vertex. So essentially the same qubits are used, and then after this Grover coin, वो जो walk step है, that is somehow automatically happening. That you don't have to apply that shift operation जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं. After this, the qubits are arranged. Essentially, the amplitude are switched automatically. And then, चूंकि उसमें we have access to the operator Hadamard, जो कि वो good or bad को करता है. We can, and this is the operator A. We can use the amplitude amplification directly on that. जबकि यहाँ पे चूंकि वो चीज नहीं है, so we have to first implement this W operator, and then on this W we are implementing this quantum phase estimation algorithm. In terms of implementation, देखिए जो क्लासिकल इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो तो एनालिसिस हम प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमेशा वॉकर की फॉर्म में होती है. एंड जी हाँ, मतलब यू एक्चुअली डू दैट रैंडम वॉक जो क्लासिकली है. एनालिसिस हम प्रोबेबिलिटीज की फॉर्म में करते हैं. जो क्वांटम मैकेनिकली है, वो जो उसमें एनालिसिस पार्ट है, दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली. और जो क्वांटम वॉक एल्गोरिथम है, देयर इज नथिंग रैंडम इन देम. दे आर इंस्पायर्ड बाय दैट, बट आप देखें एवरीथिंग इज डिटरमिनिस्टिक. कोई और रैंडम तो तब होगी इफ यू आर डूइंग सम मेजरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि स्टेट तो एक ज़ाहिर है, ये सारे यूनिटी ऑपरेशन है, डिटरमिनिस्टिक ऑपरेशन है. वी नो हाउ द स्टेट इज इवॉल्विंग. It's walk, but since it's a walk in terms of evolution of amplitude, so we think in terms of walk. कि जैसे अगर इस ऑपरेटर को देखें, so this is one walk step. So you start with a certain vertex, or this can be a superposition state itself as well, and then you do something, and then according to this rule you evolve this state again. So this is obviously, so this whole is sort of one step. So चूंकि ये रैंडम इसलिए नहीं है कि we don't measure. जैसे क्लासिकल में हम कहते हैं जी कि आफ्टर दिस यू हैव प्रोबेबिलिटी हियर, प्रोबेबिलिटी हियर, वो रैंडम इसलिए हो जाती है कि जब हम उसको फिजिकली देखते हैं तो वॉकर या यहाँ होता है या यहाँ होता है, ठीक है. सो जो क्लासिकल रैंडम वॉक है, दैट इज बेसिकली क्वांटम वॉक विद मेजरमेंट्स. कि at each step you measure. So यहाँ भी measurement है, but the measurement is happening only at the final point. ठीक है. So जो classical world है, वो essentially यही है ना कि we are living in a quantum mechanical world with measurement happening all the time, because state is collapsing here or here or here. नहीं देखिए, इधर भी आइडिया तो नहीं, वी हैव एग्जैक्ट स्टेट. जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जी जी. So
कोई क्वेश्चन इस एल्गोरिथम के बारे में? यू गेट द आइडिया कि हो क्या रहा है? गुड। सो जो इसमें जो मेरे ख्याल में जो इंजीनियस आइडिया लोगों ने डिस्कवर किया है वो फ्लिपिंग अराउंड यू है, विदाउट इवन नोइंग द ऑपरेटर दैट टेक्स यू टू यू, which have an elaborate circuit implementation. Samin ka project hai. I think he will show the results and this algorithm in her project as well. असल में अगर तो आप रेगुलर ग्राफ पे सर्च की बात करें, जैसे कंप्लीट ग्राफ है, तो ग्रूवर इज द बेटर चॉइस। इस एल्गोरिथम का फायदा ये है कि दिस इज पार्ट ऑफ जस्ट अ टेम्पलेट, जिसकी मदद से लोगों ने बहुत सारे एल्गोरिथम डेवलप किए। दिस बाय द वे केम आउट इन लाइक 2004, सो दिस इज वेरी ओल्ड एल्गोरिथम। सो उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशंस हैं, यू कैन डू दिस एंड दैट, बट एसेंशियली ये जो जिस है इस आइडिया की, इट इज वेरी ओल्ड। अब जो है क्वांटम वॉक को डेवलप करते हुए लोगों ने, पीपल हैव फिगर्ड आउट अ वे ऑफ सॉल्विंग मॉन्टी कार्लो इंटीग्रल्स एफिशिएंटली, एंड आल्सो फॉर एस्टिमेटिंग डिफरेंट उसको क्या कहते हैं, जैसे हम किसी प्रोबेबिलिटी के वो एक्स पी एक्स और एक्स स्क्वायर पी एक्स और जो मूवमेंट्स होते हैं उनको एस्टिमेट करने का एफिशिएंट तरीका डिस्कवर किया हुआ है। तो बल्कि आई वाज जस्ट रीडिंग अ पेपर यस्टरडे, फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं वहाँ पे ऑप्शन प्राइसेस में पीपल आर यूजिंग दिस। सो बहुत सारी जगह जहाँ पे नेचुरल क्लासिकल रैंडम प्रोसेसेस हैं, you can think about a quantum mechanical algorithm for that process using a quantum walk analog of that algorithm, or you get like a usually the advantage is always quadratic, क्योंकि जो क्लासिकल और क्वांटम इसमें भी अगर आप क्लासिकली तो ऑन द एवरेज वी नीड m over n नंबर ऑफ स्टेप्स, तो यहाँ पे दे आर प्रोपोर्शनल टू लाइक n over m, so m is number of solutions, so यहाँ पे there n over m square root, जो r है it's proportional to n over m square root. So जो ये quadratic advantage है it's available wherever you are able to get an efficient random algorithm. Okay. Okay, so from next class we will start either Hamiltonian simulation या जो linear system equations हैं उनके solution को देखेंगे। आप लोगों ने जो ज्यादातर आप सब लोगों का बल्कि क्लियर है प्रोजेक्ट, तो जो फर्स्ट स्टेप है प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, इन द नेक्स्ट 2 वीक्स यू हैव टू सबमिट एक्चुअली दिस सर्किट। वो मैंने इसलिए पहले रखा है कि जब भी आप एल्गोरिथम स्टडी करना शुरू करते हैं तो अनलेस यू थिंक इन टर्म्स ऑफ सर्किट, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट वेरी फ्लफी। तो आप सबसे पहले जो अपना एल्गोरिथम है उसका सर्किट बनाना शुरू करें, देन इन द लेटर स्टेजेस यू नो आई विल टेल यू कि आप अपनी रिपोर्ट में ये रिजल्ट्स को ये चीजें शामिल करें। और तकरीबन सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि देन दे आर कनेक्टेड टू समथिंग दैट यू कैन टेक अप लेटर ऑन एज वेल इन द फॉलोइंग सेमेस्टर इफ यू इंटरेस्टेड। ओके, सो असम आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ नहीं सर, कोई नहीं, थैंक यू। चलें ठीक। बिल्कुल। सो आइडिया तो यही है कि लेट्स से यू हैव अ बिलियन डेटा पॉइंट, सो क्लासिकली आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू अ बिलियन, एंड क्वांटम मैकेनिकली दे आर ओनली बिलियन स्क्वायर रूट। सो अगर आपके पास जो आजकल करंट क्वांटम कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं उन पे तो इट डजंट सीम टू मच बिकॉज वी आर ओनली एबल टू वर्क विद लेट्स से 100-200 डेटा पॉइंट्स एंड सो ऑन, but hopefully in the next couple of years the advantage would be visible. Mm-hmm.
Mhm. So that's actually an excellent question, or this is one of the bottlenecks that people are working on and coming up with different algorithms. कि क्लासिकली तो हमारे लिए सोचना भी बहुत आसान है, और जो कंप्यूटर हमारे पास आजकल है, इट्स वेरी इजी, यू हैव अ कीबोर्ड, यू जस्ट पंच इन द नंबर, ठीक है. इवन बिफोर दिस, जब बहुत रूडिमेंट्री कंप्यूटर थे 1940s और 50s में, यू स्टिल हैव दोस पंच कार्ड्स, और यू न्यू दैट हाउ मेनी होल्स यू हैव टू पंच in a line to represent a number, and you just enter the card and it reads the data. जो आपने देखा होगा, हमने इस कोर्स के शुरू में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि इन जनरल अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो जो हमारी हिल्बर्ट स्पेस है, अगर यू आर टारगेटिंग यू नो a particular state, you need exponentially many gates at the end to represent a general state, and that is still true. कि अगर आपके पास कोई भी बंच ऑफ डेटा है, पहला काम तो ये होता है ना, डेटा को आपने क्वांटम कंप्यूटर में लोड करना है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रिपेयरिंग अ स्टेट साई, ठीक है, जिसपे आपने कुछ एल्गोरिथम तो अभी बाद में अप्लाई करना है. एंड इन जनरल दैट स्टेट साइज है जनरल स्टेट, तो हमारा पहला ही काम एक्सपोनेंशियली हार्ड है. नहीं, वो तो अंदर उस जब एल्गोरिथम के अंदर प्रिपेयर हो रही है, दैट्स डिफरेंट मैटर. हाँ, तो इन जनरल इनपुट स्टेट, यस, सो इन जनरल you're preparing the input state is an exponentially hard problem. There's no way around it. It's a given. The next best thing that people are coming up with, that is there an efficient method of approximating that general state very accurately using polynomially many gates. ये हमने तो नहीं किया. नहीं, वो सर्कल ड्रा करके भी still we needed exponentially many gates. ठीक है, तो हाँ, क्योंकि वो सर्कल ना ड्रा करें तो फिर तो इन्फिनिट है ना, क्योंकि आप जो हिल्बर्ट स्पेस है वो वैसे ही, उसमें अगर आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं तो वो इन्फिनिट है, तो वो तो वैसे ही फिर इन्फिनिट हो जाता है. वो सर्कल ड्रॉ करके ही तो एक्सपोनेंशियली मैनी बने थे. तो काफी तरीके लोगों ने अभी डेवलप किए हैं. जैसे वही मैं जिस पेपर की बात करूं, बाय द वे, अगर आप में से कोई बंदा फिनांस में इंटरेस्टेड है, तो आई थिंक राइट नाउ देयर इज अ ह्यूज sort of opening for people who are working in quantum computers and are interested in finance. क्योंकि ये ऐसा एरिया है जिसमें जो फाइनेंस के लोग हैं वो तो बिल्कुल ही जीरो हैं. And somehow, not in Pakistan, but I don't, at least I don't know, internationally there's a great hype. और बहुत सारी जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, दे आर हायरिंग टीम्स ऑफ पीपल who work, और उनके प्रॉब्लम्स भी रिलेटिवली मैंने देखा है बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. वेरी आपने एल्गोरिथम डेवलप नहीं करना, यू आर थिंकिंग ऑफ वेज ऑफ कन्वर्टिंग दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. और फाइनेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ज्यादातर लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड ही होते हैं. यू हैव सम डेटा एस्टिमेशन और इस तरह की चीजें. तो देयर इज अ ह्यूज ओपनिंग, जो लोग फाइनेंस की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, तो क्वांटम कंप्यूटर की अगर एप्लीकेशन देखें, तो आई एंटिसिपेट कि इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स देयर विल बी वेरी बिग जॉब्स इन दिस एरिया. बट एनीवे, so one of the way that paper was talking about is they had a sort of a quantum neural network to train uh, the qubits towards a given state. So they have sort of developed a way of loading data efficiently to qubits, and then once you have your data loaded to a state psi, uske baad bahar quantum algorithms hain, and there are many of them that have exponential advantage over the classical algorithms. I don't know if वो टेस्ट कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली तो अभी जरा मुश्किल है क्योंकि नॉइजी क्यूबिट्स हैं. शायद, I'm not sure. हाँ, नहीं, अभी इस वक्त ट्रेजेक्ट्री तो पॉजिटिव लग रही है, लेकिन आई थिंक अगले 2 साल में वी विल बी श्योर कि आर वी गोइंग टू गेट स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटर्स और नॉट. दैट आई थिंक अगर अगले 2 साल में नहीं होता, तो एक तो ये होगा कि जो हाई पर इन्वेस्टमेंट है, दिस विल गो डाउन.
रहेगी क्वांटम टेक्नोलॉजीज में, बट इट विल शिफ्ट डायरेक्शन फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटिंग टू अदर क्वांटम टेक्नोलॉजीज, स्पेशली क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम इमेजिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन साइड पे। अलबत्ता जो पॉजिटिव चीज है वो ये कि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उस उन लोगों को हमेशा क्वांटम टेक्नोलॉजी के हर सब्जेक्ट में अब एज रहेगा, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रोसेसिंग क्वांटम डेटा। यू हैव अ क्वांटम डिवाइस, तो बेशक फ्यू क्यूबिट्स वाली है, आप मैग्नेटिक फील्ड सेंस कर रहे हैं या ग्रेविटेशनल फील्ड या कुछ भी, एंड यू आर देन गोइंग टू प्रोसेस दैट डेटा. So using the concepts of quantum computing, it's much easier to think about methods and ways of processing that information, especially quantum communication, but also in other quantum technology. So the field is going to stay. I have any doubt about that. जो मेरा जो doubt है वो यही है कि are we going to get scalable quantum computers or not for these large data type problems. So that we'll see in a couple of years. वो तो ऑलमोस्ट अब एक मेच्योर फील्ड है. Over several thousands of kilometers, people have been able to implement quantum communication protocols. हाँ, मतलब देखें, quantum communication essentially is the transmission of entangled photons and then receiving them. ठीक है, तो जो वो पार्ट है that has been done, और जो photon transmitter detectors हैं, they are also available for processing these entangled photons. So that essentially means that you encode your information in such a way कि अगर कोई रास्ते में उसको पढ़ने की कोशिश करता है तो they'll be able to find out. हाँ, so for secure communication, that I think is going to be a done deal. अब बल्कि already it's a done deal. क्योंकि फोटॉन जो है उनके साथ काम करना इस लिहाज से बहुत एडवांटेजियस है कि once you have prepared them, it's not very easy to disturb them. They don't interact with each other. Or if you have a high quality fiber optic, so they go through it with very negligible decoherence, or even from atmosphere, और जो वैक्यूम में तो ज़ाहिर उनको कुछ नहीं होगा. हाँ, तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसमें मसला ये है कि यू आर पुटिंग योर क्यूबिट्स at some place and where they are interacting with each other and with the environment and lot of other things. बल्कि एक और प्रॉब्लम जो है, समथिंग नेगेटिव बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. मैं कुछ दिन पहले एक टॉक सुन रहा था, इंटेल का एक बंदा था जो दे आर आल्सो वर्किंग ऑन डिजाइनिंग क्वांटम कंप्यूटर, लेकिन वो सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, व्हिच आर क्वांटम डॉट बेस्ड स्ट्रक्चर्स. तो उसके मुताबिक जो सबसे बड़ी चीज जो बिकॉल उसको सारी रात जगाती है वो ये है कि जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लाइंस हैं फॉर अ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, दे आर सॉर्ट ऑफ स्केलिंग विद द नंबर ऑफ क्यूबिट्स, एंड दैट इज वेरी फ्राइटनिंग. तो ये कह रहा था कि हम जो क्लासिकल हमारा प्रोसेसर है, वी हैव लाइक अ बिलियन ट्रांजिस्टर ऑन इट. तो जो वो चिप है उससे जो नंबर ऑफ टोटल इनपुट आउटपुट लाइंस हैं, दे आर लाइक अबाउट 100. ठीक है, आप वो देखा अगर आपने प्रोसेसर उसको जब बोर्ड पे लगाते हैं तो जो नंबर ऑफ पिन्स हैं, दे आर वेरी फ्यू. बट ऑन द अदर हैंड फॉर क्वांटम कंप्यूटर, अगर आप चिप सोच रहे हैं लाइक 1000 क्यूबिट चिप्स, you have to think about 1000 wires going in and out of that chip as well. So that's not a scalable way. So बहुत सारी जो electronics है, चूंकि it's outside of chip, so people are thinking about ways of transferring some of that thing onto the chip के number of input output जो lines हैं chip से, वो number of qubits के साथ अगर scale होंगी तो it's already a dead deal. तो टेक्नोलॉजिकली अभी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन लेट्स सी कि किस तरफ जाता है. सर जी सर, मेरे ख्याल से जो दो बड़े प्रॉब्लम्स है ना, कंट्रोल फ्यूजन और क्वांटम कंप्यूटिंग, तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी है, तो छोड़ना नहीं चाहिए कि ये साइंटिस्ट शुड नॉट गिव अप टू अर्ली. जी जी जी. आसिफ का ये पॉइंट है कि आसिफ जमाना ऑनलाइन अवेलेबल है, वो कह रहे हैं कि जो इस वक्त कंट्रोल फ्यूजन और जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, दीज आर लाइक टू रेवोल्यूशनरी आइडियाज, और अगर ये जल्दी मैच्योर नहीं भी होते तो पीपल शुडंट थ्रो देम अवे. हाँ, लेकिन वो भी बहुत इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस है.
लेकिन अगर आप देखें तो जो साइंटिस्ट हैं और बल्कि कोई भी जो सोचने वाले लोग हैं, दे शुडंट थिंक अबाउट फॉर द नेक्स्ट 10 or 50 years, थिंक अबाउट 1,000 years, 8 से 1,000 साल बाद. Do we really think that people will not have mastered the quantum technology? I think that they would definitely have done so. So any effort you put into this, overall, it's going to be something for humanity. It's not going to be anything in vain. So always, try to think in this way. So in that way, this is the direction. There's no other way. ये क्लासिकल फिजिक्स के बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंटल स्टेप है, and this is just we are talking about non-relativistic quantum mechanics based computers. I don't so कहता है तो maybe we will have relativistically corrected quantum computer available. But in any way, I personally think that this is, at least जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ तो it's sort of amazing that you really get amazed कि कितने कितने ways हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोचने के और करने के. So it's interesting in itself. बिल्कुल. जी बिल्कुल. जी ओके जी, सॉरी मेरी क्लास है फिर तो आई हैव टू कम बैक. थैंक यू. अल्लाह हाफिज आसिफ.